नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 मोशन, फोर्स एंड वर्क। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इट मीन्स जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने आगे के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे और कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे, तो वो मैंने आप लोग को बोला था कि वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो फाइनली वो वीडियो भी आ गया है जिसमें हम लोग आगे के जो भी टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं उनको कवर कर लेंगे और इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये 2 पेज तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी आगे के जो टॉपिक्स है एक्सेलरेशन, फोर्स एंड देन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क। ओके, तो ये सारी चीज़ें रह गई थी जो अभी हम डिस्कस करने वाले। बहुत ही आसान है, बस आप समझना। ठीक है, सो सबसे पहले बात करेंगे एक्सेलरेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? ये एक्सेलरेशन होता क्या है? तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे आपने बाइक देखी होगी या फिर स्कूटी, तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है। ठीक है, वैसे तो आपने कभी चलाया नहीं होगा क्योंकि अभी तो आप छोटे हो, 7th स्टैंडर्ड में हो, तो कहाँ गाड़ी चलाया होगा। लेकिन आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो 7th स्टैंडर्ड में भी, जो बड़े बड़े बच्चे होंगे, उन्होंने चलाया होगा, है ना, ट्राई किया होगा उसको चलाने का। तो आप देखते हो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसे करते हैं ना तो वो स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाती है, अगर छोड़ते हैं तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। राइट, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन मतलब क्या क्या कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। ओके, अभी न्यूमेरिकली आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो ए इज इक्वल टू, मतलब इसका एक फॉर्मूला बता देती हूँ जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ओके, ए फॉर एक्सेलरेशन, वी फॉर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, और u फॉर क्या होता है आपका, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, u फॉर इनिशियल, v फॉर फाइनल और t फॉर टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन आप क्या बोल सकते हो, इसका डेफिनेशन, इसका मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप क्या बोलोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या होता है आपका एक्सेलरेशन, और इसका फॉर्मूला भी साथ साथ में आप ये फॉर्मूला भी लिख करके दिखा सकते हो। ओके, तो एक्सेलरेशन कुछ ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, जो आपने पहले सीखा था ना वेलोसिटी के बारे में, उसी से रिलेटेड ये भी है। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन ये टॉपिक फिनिश्ड हुआ। और एक और बात, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, अच्छा इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, देखो द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसको याद रखना, ये एक मेन यहाँ पे चीज़ दिया गया है, यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फोर्स। तो फोर्स आप लोग को पता होगा, फोर्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हम फोर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बुक में देखते हैं कि क्या दिया है, उसके बाद मैं आपको फोर्स का जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि टेक अ ग्लास मार्बल एंड लेट इट रोल ऑन अ बिग स्मूथ टेबल टॉप। आपको क्या करना है, ग्लास का मार्बल लेना है और फिर उसको टेबल, कोई बड़ा सा टेबल है उसके ऊपर आपको रोल करवा देना है उसे, और फिर आफ्टर सम टाइम, तभी आप देखोगे कि कुछ समय के बाद क्या होता है, जो वो आपका मार्बल है ना उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और उसके बाद वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, और कैरम बोर्ड पे भी अगर देखा जाए तो ऐसा ही होता है। हम क्या करते हैं, स्ट्राइकर की हेल्प से उसको, कॉइन जो रहता है, जो गोटी रहती है कैरम खेलने वाले की, ठीक है, तो उसको जब हम मारते हैं तो वो थोड़ी देर तक तो मूव करता है, फिर जाने के बाद, मतलब थोड़ा आगे जाने के बाद वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से, कुछ दूरी पे जाने के बाद वो रुक गया। लेकिन वहीं अगर मैं उसके ऊपर पाउडर छिड़क दूं, जैसे आप अगर कैरम खेलते होंगे तो आपको पता होगा हम क्या करते हैं, कैरम खेलने के पहले उसमें खूब पाउडर लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं, ताकि जो हमारी गोटियां हैं ना वो जा पाए एकदम अच्छे से, फ्रीली वो मूव कर पाए। क्योंकि अगर पाउडर नहीं रहता है ना उसके ऊपर, जब फिसलन नहीं रहती है तो क्या होता है, वो थोड़ा सा हिलेगा फिर जाके रुक जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पाउडर पूरा लगा देते हैं ताकि फिसलन रहे। ओके, तो अगर आप पाउडर लगा करके ऐसा करते हो, उसको गोटी को मारते हो, इट विल कीप मूविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, यानी ये ज़्यादा टाइम तक क्या करेगा, मूव करेगा, एंड देन कम टू अ स्टॉप, और उसके बाद वो रुकेगा। देखो जब भी आपने पाउडर नहीं लगाया था तब वो तुरंत जा करके कहीं पे थोड़ी दूर पे गया, वो जा करके रुक गया। लेकिन जो ही आपने पाउडर लगाया उसमें, वो जो पाउडर होता है आपको पता होगा, तो जब वो आपने लगाया तो वो ज़्यादा देर तक वो जो गोटी रहेगी ना, कॉइन रहेगी ना, वो क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, तो सुनो ध्यान से, अभी ये जो गोटी है ये क्यों मूव कर रहा है,
क्यों इसने मूव किया, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ना, तो ये जो हम इसको मार रहे हैं तो इससे इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। तो यही तो होता है फोर्स। फोर्स मतलब क्या, कोई भी चीज यहाँ पे कोई भी काम अगर होता है तो वो फोर्स की वजह से होता है। जब तक उसके ऊपर बल नहीं लगेगा तब तक कोई काम हो ही नहीं पाएगा, है ना। अभी मैंने ये पेन उठाया तो मैं भी एक तरीके से यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ, तब जाके ये पेन उठ पा रहा है मेरे से, है ना। वैसे ही ये जो गोटी है, अभी गोटी कैसे मूव करेगा, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, उसको ढकेलोगे, थोड़ा सा ठेलोगे, तब जाके उसको वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो यही होता है फोर्स। फोर्स ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, वो आप जो डेली काम करते हो ना उसी से रिलेटेड है, बस आप समझ नहीं पाते वो अलग बात है। ओके, तो यहाँ पे बस यही दिया गया है, फोर्स के बारे में मुझे आपको बताना था जो मैंने बता दिया। और एक और यहाँ पे चीज़ बताना चाहूँगी, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स तो आपने पढ़ा होगा 6th स्टैंडर्ड में। फ्रिक्शन भी एक तरीके का फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने एक गार्डन है, मैंने वहाँ पे बॉल है एक, ठीक है, तो मैंने एक बॉल को वहाँ से क्या किया, गार्डन नहीं, एक छोटा सा टेबल है, ठीक है, टेबल पे कोई तो एक बॉल है या फिर कोई ब्लॉक है, उसको मैंने क्या किया, ऐसा धक्का दिया, उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, राइट। तो ये थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाएगा। क्यों रुकता है, ये फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये इधर की तरफ मैंने इसको ढकेला है ना, तो ये जो फ्रिक्शन रहेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स, ये इसको रोकने की कोशिश करता है, इसके अपोजिट। देखो ये तो इधर जा रहा है, मैंने इसको इधर फोर्स अप्लाई किया, लेकिन ये जो नीचे वाला रहेगा ना फ्रिक्शन, ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। समझ में आया। तो ये होता है आपका फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट हम किसकी बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान सा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जो न्यूटन थे उन्होंने क्या बताया था, इनका मतलब इनका क्या मानना था कि इन्होंने बोला था कि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज, that is the body does not accelerate. In other words, if a body is stationary, it will remain stationary. If it is in motion, it will continue moving with the same velocity and in the same direction. तो समझिएगा इसको ध्यान से, जो न्यूटन थे उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में है, यानी वो रुकी हुई है, तो वो जब तक नहीं हिलेगी तब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए, है ना। कोई भी चीज, जैसे ये पेन यहाँ पे है, तो ये यहाँ से मूव कब करेगा, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी। समझिए मैंने यहाँ पे फोर्स लगा करके इसको उठा लिया, तब जाके ये मूव कर रहा है। अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो ये मूव करेगा नहीं। कोई भी चीज हो, यही तो उन्होंने बताया कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो मोशन में जब तक नहीं आएगा तब तक हम उसके ऊपर फोर्स ना लगाएं। ओके, जब हम फोर्स लगाते हैं तभी जाके वो मोशन में आता है। तो कोई अगर चीज स्टेशनरी पोजीशन में है तो वो स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, वो मूव कर रहा है, मूविंग पोजीशन में है, तो वो जब तक मूव करता रहेगा तब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाए। जैसे एक गाड़ी भी चल रही है, तो अभी वो गाड़ी चल रही है, ठीक है, चलते जा रही, अभी उसको मुझे रोकना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स लगाऊंगी तभी जाके ये जो गाड़ी है वो रुक पाएगी। ओके, समझ में आया। तो इन्होंने यही बताया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही था कि इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज। अगर फोर्स एक्ट नहीं करता है किसी बॉडी पे तो उसकी वेलोसिटी डज नॉट चेंज नहीं होती है। दैट इज द बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट। इन अदर वर्ड्स, अभी अदर वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में आप क्या बोल सकते हो कि इफ अ बॉडी इज स्टेशनरी इट विल रिमेन स्टेशनरी। अगर वो स्टेशनरी पोजिशन में है तो वो स्टेशनरी पोजिशन में ही रहेगी। इफ इट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू मूविंग विथ सेम वेलोसिटी एंड इन द सेम डायरेक्शन। और अगर वो मोशन में है, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूविंग मतलब वो मूव करती ही रहेगी, ठीक है, सेम वेलोसिटी से एंड इन सेम डायरेक्शन, जब तक कि उसके ऊपर फोर्स ना लगाया जाएगा। जब आप फोर्स लगाओगे तभी जाके वो रुकेगी। ओके, समझ में आया। तो ये था आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अभी फाइनली हमारा एक और टॉपिक रह गया है, बहुत ही आसान सा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क। तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क क्या होता है, कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, ये फिगर को आप समझ लो, बस समझ लो, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। ये है आपका, हाँ,
यहाँ पे मैं आपको वर्क बताने की कोशिश करूँगी। तो ये आपका एक वुडन ब्लॉक है, ये आपका पुली है, पुली पता होता ना ऐसे, ये आपका वेट है, ठीक है। तो इस फिगर में आप लोग देख सकते हो कि ये ब्लॉक है, ये पुली है और ये वेट है। अभी ये जो वुडन का ब्लॉक है ना, ये कब मूव करेगा, कब ये डिस्प्लेस, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब हम इसको ये वेट इसमें लगाएंगे तब, ठीक है। जैसे अगर समझिए अभी हम इसको जाने देते, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते, जैसे कोई अभी, हाँ, जैसे आप लोग क्या करते हो कुएं से, अभी कुएं से तो कोई पानी निकालता नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हमको कुएं से पानी निकालना है तो वो जो भरी हुई बाल्टी है पानी से भरी हुई, वो ऊपर कब आएगी, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तभी आएगी, है ना। मतलब वो क्या हो रही है, ऊपर कब आ रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा है, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तब, राइट। तो फोर्स लगाया, इसकी वजह से वो डिस्प्लेस हुआ, और वो डिस्प्लेस हुआ यानी कुछ ना कुछ वर्क हुआ, है ना, हमने कुछ ना कुछ काम किया। हमने क्या किया, कुएं से पानी निकाला, मतलब हमने एक काम किया, राइट। तो यही है कंसेप्ट, फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ काम होता ही है। जैसे यहाँ पे भी हमने वेट लगाया, वुडन ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है। अभी वुडन ब्लॉक के ऊपर नीचे आप वेट लटकाओगे, ठीक है, उसमें उसके ऊपर कोई फोर्स लगाओगे तो जो वुडन ब्लॉक है वो थोड़ा सा आगे आएगा, वो डिस्प्लेस होगा, राइट। तो ये डिस्प्लेस हुआ, इसकी वजह से कुछ ना कुछ काम हुआ, कुछ ना कुछ वर्क हुआ। तो बस यही कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस फॉर क्या होता है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट, एफ फॉर फोर्स और डब्ल्यू फॉर क्या होता है, वर्क। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको आगे भी बहुत ही हेल्प करेगा जब आप 9th-10th में जाओगे वहाँ पे, क्योंकि आपको सम्स सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। अभी आप बहुत छोटे हो तो आपको ये सम्स यहाँ पे आए नहीं है, वहाँ पे आपको वर्क निकालना रहेगा, कितना काम हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आगे, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो क्या, तो आप क्या बोलोगे, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्लियर है इतना। अभी इसका जो हम लोग यूनिट है ना वो भी देख लेते हैं। तो SI यूनिट क्या है इसका, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ओके। तो इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और एक और यहाँ पे CGS यूनिट है इसका ERG, अर्ग, ठीक है। तो दोनों ही आप याद करके रखो। SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट आपका जूल हो जाएगा, जे से आप इसको डिनोट कर सकते हो। और CGS यूनिट क्या हो जाएगा, अर्ग, ERG, ओके। तो बस इसमें आपको इतना ही पढ़ना था, यही हमारे 3 कंसेप्ट रह गए थे। तो इसके लिए आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था कि टीचर सेकेंड पार्ट भी अपलोड कर दीजिए, ओके। तो मैंने फाइनली ये सेकेंड पार्ट भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि 7th स्टैंडर्ड के मैंने सभी चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ाई कर लीजिएगा। SK क्लास पे भी कुछ वीडियोस हैं अवेलेबल हैं, और जो हमारा ये वाला चैनल है SK क्लास 2.0, यहाँ पे भी साइंस के वीडियोस अवेलेबल है। दोनों पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से ईच एंड एवरी वीडियोस को आप लोग देख सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वीडियोस मिलते नहीं है, फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, आप सिंपल सी बात है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियोस देखिए ना, है ना। और क्वेश्चन आंसर भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, यानी हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैंने दे दिए हैं। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। तो और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि मैथ भी 7th स्टैंडर्ड का पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग उसके लिए भी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। या फिर अगर आप सिंपली सर्च करोगे प्रैक्टिस एट, समझिए प्रैक्टिस एट 23 चाहिए, तो आप सर्च करो ओनली प्रैक्टिस एट 23 क्लास 7, तो मेरा वीडियो आ जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, कुछ भी डाउट है तो वहाँ पे पूछ सकते हो। उसके बाद जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो ये क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ होते हैं ना, जैसे जो बच्चे ज्वाइन होंगे उनको पता होगा, क्वेश्चन आंसर के ये जो सारे पीडीएफ्स होते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताती हूँ, वो आप देखते होंगे एक पीडीएफ फॉर्म में रहता होगा, लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चंस रहते होंगे। तो वो सारा पीडीएफ मैं किधर अपलोड करती हूँ, तो वो जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है ना, उसमें मैं अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो वो सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि कई बार आपको पीडीएफ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसके लिए, क्योंकि कई बच्चों के ऐसे कमेंट आते हैं, तो ऑलरेडी मैंने सब कुछ अवेलेबल किया हुआ है, लेकिन आप लोग को जानकारी ना होने की वजह से आप उस तक पहुंच नहीं पाते हो, है ना। टेलीग्राम में ज़्यादा बच्चे नहीं है, मतलब
बहुत ही कम बच्चे हैं, ठीक है, जिनको वो पीडीएफ्स मिल पाते हैं। तो इसीलिए मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे जाके सर्च कीजिए। कोई भी आपको लेसन का पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए, तो आप उसमें सर्च करो, वो आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर का नेम सर्च करना, बस नाम सर्च करोगे ना तो आ जाएगा। चलो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।